तो आज हम जो रिलेशन प्रूव करेंगे वो थर्मोडायनामिक्स में बहुत यूजफुल होता है, वैसे भी कई जगह पे यूजफुल है। इसका नाम होता है मेयर्स रिलेशन, और ये रिलेशन ऐसे लिखा जाता है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। यहाँ पे सी पी ये कैपिटल वाला सी है, तो ये कौन सा है? ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। ये किसी गैस के लिए लगता है, लेकिन ये कब है? जब उसका प्रेशर कांस्टेंट हो, और ये मोलर है, मतलब मोल के लिए डिफाइंड है। ऐसे ही सी भी हो जाएगी, तो ये भी मोलर स्पेसिफिक हीट है, बट डिफरेंस क्या है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, और आर तो गैस कांस्टेंट होता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 8.314। इसको हम इसके यूनिट्स क्या आएंगे वो बाद में देख लेंगे, इसमें जूल वाले यूनिट्स में होता है ये ऐसे। तो अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमको जरूरत पड़ेगी एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्लॉट नाम से जिसको बोलते हैं हम। फ्लॉट शॉर्ट फॉर्म होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये होता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे ये हीट को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है इंटरनल एनर्जी के चेंज को। वैसे भी इंटरनल एनर्जी का हमेशा चेंज की ही बात होती है। इंटरनल एनर्जी हम किसी भी चीज की एब्सोल्युटली कभी नहीं नाप सकते, हम सिर्फ चेंज की ही बात कर सकते हैं हमेशा। और ये यहाँ पे वर्क डन के फॉर्म में आ गया रिलेशन। तो अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा सा देखें तो हम इसमें एक सिस्टम को ले सकते हैं। हमारे पास कोई गैस है, अब इस गैस का पहले टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर था T1, फाइनल टेम्परेचर हो गया इसका T2। ये इसका ओरिजिनल टेम्परेचर था। तो इसको हमने दो तरह से यूज करा। एक केस में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, एक केस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, और दोनों ही केस में हमने इस गैस का जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 करा, दोनों तरीके से। तो अब हम अगर इन केसेस में फर्स्ट लॉ लगाएंगे, प्लॉट को लगाएंगे, प्लॉट लगेगा तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी, जो वर्क डन है। यहाँ पे जिस वर्क डन की हम बात करते हैं, तो वर्क डन को पहले एक बार ऐसे लिख लेते हैं, फिर वर्क डन के ऊपर बात कर लेंगे। अब यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है, इस डेल्टा क्यू की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू का। सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे ये मोलर वाली स्पेसिफिक हीट नहीं होती, ये सिंपल वाली स्पेसिफिक हीट होती है, यानी कि जिसको हम आमतौर पे जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में निकालते हैं। यही फॉर्मूला जब मोलर के फॉर्म में लगता है, तो मोलर वाले में चेंज कैसे करते हैं हम इसको? हम जिस भी गैस की बात कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट मैं ये ले रहा हूँ m0, उसकी वैल्यू में कितनी लूंगा? 12 ग्राम्स। ठीक है। अगर मैं H2O की बात करता तो H2O के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होता? तो हाइड्रोजन का हो जाता 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन होती है 8, 16। ऑक्सीजन अकेले का मॉलिक्यूलर वेट होता 16, हाइड्रोजन अकेले का मॉलिक्यूलर वेट होता 1। तो अगर वाटर की बात करता तो मॉलिक्यूलर वेट आता 18, और हम उसको ग्राम में निकालते। तो मैंने इस मॉलिक्यूलर वेट से, जिस भी गैस की बात हो रही है उसके मॉलिक्यूलर वेट से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये जो टर्म मिली हमको, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल सी, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट। सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन कैसे आती है? जैसे मान लो छोटा वाला एस है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ वाटर के लिए, वाटर के लिए उसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
यानी कि वाटर के का अगर 1 ग्राम है तो वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर का चेंज अगर आपको करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो हीट चाहिएगी वो चाहिएगी आपको 4.2 जूल्स। इस चीज का ये मतलब हुआ। यहां से आप निकाल सकते हो कि अगर वाटर के 1 ग्राम के लिए कितनी हीट चाहिए 1 डिग्री चेंज के लिए 4.2 जूल्स, तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना है 18 ग्राम। तो एम नॉट के लिए कितनी हीट चाहिएगी, तो 1 ग्राम के लिए हीट चाहिए 4.2 यानी कि एस, इसको मैं एस लिख रहा हूं। तो 18 ग्राम के लिए कितनी चाहिएगी 18 इंटू में 4.2। तो यही जो वैल्यू आई यही क्या डिनोट करेगी कैपिटल वाला सी। कैपिटल वाले सी का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास इंटू में स्पेसिफिक हीट जो पर ग्राम में दी होती है। तो यहां से जो ये फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो बन गया सी, तो ये जो फॉर्मूला है ये मॉडिफाई होकर के हो जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, अब ये चीज क्या है एम है यहाँ पे गिवन मास, तो गिवन मास किसी भी चीज का गिवन मास बटे में उसका मोलिकुलर मास, ये हमको कौन सी क्वांटिटी देता है, ये हमको देता है एन। एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी चीज के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा हो अगर कि आपके पास है सपोज 54 ग्राम ऑफ कार्बन, तो आपको निकालना है इसमें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। तो आप कैसे निकालोगे, कार्बन के लिए पता होता है हमको कि मोलिकुलर मास कितना होता है, 1 मोल का मास होता है 12 ग्राम, तो आप ऐसे निकालते हैं इसको नंबर ऑफ मोल्स कि 12 ग्राम में कितने मोल होते 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितने मोल 1/12, तो 54 ग्राम में कितने होते तो 54/12। तो यही काम हम डायरेक्टली कर सकते हैं, गिवन मास है 54, मोलिकुलर मास है 12, तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें आएंगे तो ये हो जाएंगे 27, अब ये 3 से उड़ जाएगा तो 2 और 9 यानी कि 4.5 मोल्स। तो इसी को एन बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा इसमें ये क्वांटिटी ये बन गई एन, ये बन गया हमारे पास सी और ये बन गया डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं उस केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू क्या बनेगा, डेल्टा क्यू बनेगा एन, लेकिन यहाँ पे कौन सा सी आएगा सी वी, और टेम्परेचर का जो भी चेंज है उसको मैं डी टी लिख रहा हूँ। डी टी से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये डेल्टा क्यू की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब रह गया सवाल वर्कडन का। वर्कडन अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है, वर्कडन को भी देख सकते हैं हम डायरेक्टली। तो वर्कडन की अगर हम बात करें तो वर्क, छोटा सा वर्क लिख रहा हूँ तो फॉर्मूला होता है उसका, छोटे से वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब कोई भी चीज है मान लो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये उसका एरिया है, उसको कोई यहाँ पे कोई गैस थी, ये गैस एक्सपेंड हुई तो ये पहले ऐसे थी फिर ये ऐसे हो गई, तो ये इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये इसका एरिया है, ये वाला एरिया जिसको हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, ये वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अगर एरिया इनटू में आप ये हाइट डी एक्स कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, किसी भी सिलेंडर के लिए एरिया इनटू में उसकी हाइट ये होती है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, इसको हम ए लिखते हैं तो ए इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में वॉल्यूम का। अब चूंकि यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए जो वॉल्यूम आएगा वो छोटा सा आएगा, ठीक है। तो अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स को हम लिखते हैं वैसे तो P और A, लेकिन यहाँ पे मैं वेक्टर में बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एरिया के ऊपर वेक्टर लगाऊंगा। एरिया वेक्टर ये आप बेसिकली 12th में पढ़ते हो, कोई भी जैसे एरिया है तो एरिया वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू तो एरिया के वैल्यू के बराबर होती है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है हमेशा परपेंडिकुलर। जैसे इस कॉपी के पेज की बात कर रहा हूँ तो इसका एरिया वेक्टर या तो आप ऊपर की तरफ लोगे या फिर आप अंदर की तरफ लोगे, मतलब परपेंडिकुलर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस केस में बात कर रहा हूँ तो एरिया वेक्टर या तो मैं ऐसे लूंगा या मैं एरिया वेक्टर को ऐसे लूंगा, वो मेरी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी ले सकते हो आप। तो आपने एरिया वेक्टर डॉट डी एक्स कर लिया, चाहो तो यहाँ पे आप फॉर्मूला खोल सकते हो, तो इनके बीच का एंगल तो या तो वो 0 आएगा या आएगा वो 180, कॉस 0 आएगा तो 1, अदरवाइज वो हो जाएगा 180 आएगा तो -1,
तो वैसे भी वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो वो बात की बात है, हमको तो सिर्फ तो वर्कडन की वैल्यू क्या हो जाएगी P, और एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया इंटू में हाइट, तो ये हो जाएगा छोटा सा वॉल्यूम। तो जो वर्कडन का फॉर्मूला यूज होता है हमेशा, वो ये फॉर्मूला यूज होता है P dV। P जो प्रेशर है, और dV मतलब वॉल्यूम का चेंज। तो वर्कडन का फॉर्मूला हमेशा यही यूज होगा P dV। तो अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो जो ये वर्कडन वाली टर्म है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, पी डी वी। तो हमारा जो ये कंप्लीट फॉर्मूला है, जो ये कंप्लीट रिलेशन है, वो क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू की जगह मैं रखूंगा एन सी वी डी टी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस, और वर्कडन की जगह रख दूंगा पी डी वी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जब मैंने ये काम करा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो फिर से फर्स्ट लॉ लगाऊंगा, यही डेल्टा क्यू वाला। तो अब की बार जो डेल्टा क्यू होगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी एन सी पी डी टी। बस जो सी है वो कौन सा हो जाएगा, सी पी वाला हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज वो डेल्टा यू। अब एक बार तो हम इनको डेल्टा यू वन लिख लेते हैं और डेल्टा यू टू लिख लेते हैं, बाद में बात करेंगे। फिर जो वर्कडन होगा, वर्कडन क्या होता है, वो होता है पी डी वी। फिर से अब यहाँ पे एक बात देखो, जब इस केस में मैंने बात करी है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv यानी कि वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, वो होगा जीरो। तो वॉल्यूम का चेंज जीरो होगा तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये वाली चीज हो गई जीरो। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है कि एन सी वी डी टी इक्वल्स टू डेल्टा यू वन। इस केस में हम इसको इंटरनल एनर्जी के चेंज को डेल्टा यू वन बोल देते हैं एक बार को। और इस केस में जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ से डेल्टा यू टू इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल्टा यू टू इसकी वैल्यू होगी एन सी पी डी टी माइनस पी डी वी। ये इक्वेशन नंबर टू। ये दो इक्वेशन हमारे पास में आई है। अब देखना यहाँ पे एक खास बात है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है। जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो एक स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे कंजर्वेटिव के लिए होता है कि ये केवल डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे। यानी कि जैसे हमने दो केस लिए, एक जब प्रेशर कांस्टेंट था और एक केस था जब वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो दोनों ही केस में जो इनिशियल टेम्परेचर था वो T1 था, जो फाइनल टेम्परेचर था वो T2 था। तो जो टेम्परेचर का जो चेंज था जिसको मैंने dt लिखा है, वो कितना था, T2 माइनस T1। तो टेम्परेचर का जो चेंज है दोनों ही केस में वो सेम है, इनिशियल टेम्परेचर भी सेम और फाइनल टेम्परेचर भी सेम। तो चूंकि डेल्टा टी या फिर dt ये दोनों ही प्रोसेस में सेम है, दोनों ही प्रोसेस में सेम है, तो दोनों ही प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी केवल डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे। तो अगर दोनों ही केसेस में इनिशियल टेम्परेचर T1 था और फाइनल टेम्परेचर T2 था, अब उससे नहीं फर्क पड़ता कि आप किस मेथड से गए, बस इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होता है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स में होता है, अगर स्टार्टिंग वाली पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो आप चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन सेम होता है। सेम ऐसे ही आप बोल सकते हो कि अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशंस सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी सेम होगा। तो आप बोल सकते हो जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में बनी थी एन सी वी डी टी इक्वल्स टू डेल्टा यू वन, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आई थी। और सेकंड इक्वेशन आई थी हमारे पास में एन सी पी डी टी माइनस पी डी वी इक्वल्स टू डेल्टा यू टू, ये सेकंड आई थी। बट अभी अभी हमने बताया कि दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दूंगा तो डेल्टा यू वन इक्वल्स टू डेल्टा यू टू। तो यहाँ से आप लिख दो इसको, तो एन सी वी डी टी इक्वल्स टू एन सी पी डी टी माइनस पी डी वी। अब इस पी डी वी को यहाँ और इसको यहाँ ले आएंगे तो एन सी पी डी टी माइनस एन सी वी डी टी इक्वल्स टू पी डी वी। इन दोनों में कॉमन है एक तो एन और एक डी टी, दोनों को कॉमन ले लेंगे
तो n इंटू डी टी ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया सी पी माइनस सी बी, और यहाँ पे है पी डी वी। अब इस एन डी टी को इसके नीचे ले जाऊंगा, तो पी डी वी अपॉन एन डी टी इक्वल्स टू सी पी माइनस सी बी। ये इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब सिर्फ एक काम करना बाकी रह गया है, वो ये कि इस चीज को मुझे प्रूव करना है कि ये किसके बराबर हो जाए, कैपिटल वाले आर के बराबर हो जाए। तो उसको प्रूव कैसे कर सकता हूं? हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन को लिखा जाता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू में टेम्परेचर। तो अगर मैं इस को लगा रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में अगर इस इक्वेशन को लगाया होता और कर दिया होता डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में? किसी के भी रेस्पेक्ट में, जिसमें आपका मन चाहे, तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो। तो आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया इसको किसी भी वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हमने बताया कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, तो यहाँ बचा पी डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एन, ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा, आर भी चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ बचा डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स दोनों तरफ से आपने उड़ा दिया, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? पी डी वी अपॉन एन डी टी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब आप कंपेयर कर लो, इक्वेशन नंबर 4 ये है, और जो इक्वेशन नंबर 3 आई थी, वो थर्ड इक्वेशन आई थी पी डी वी अपॉन एन डी टी इक्वल्स टू सी पी माइनस सी बी। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 थी। इन दोनों इक्वेशंस को आप देखोगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑब्वियसली इक्वल होगी। थर्ड इक्वल्स टू फोर्थ, तो सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ये आपका बहुत यूज होता है बहुत सारे डेरिवेशंस में। यहाँ से आप एक चीज और याद रखना कि सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, यानी कि जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आपको इतनी हीट नहीं देनी पड़ती उसको गर्म करने के लिए, जितनी हीट आपको तब देनी पड़ती है जब उसका प्रेशर कांस्टेंट हो। इसी में हम एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, और वो फॉर्मूला आता है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू गामा। एक ये वाला रिलेशन भी है, तो ये वाला रिलेशन हम अगले टॉपिक में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा हो तो गलती बताएं और डिसलाइक